अब हम लोग बात करते हैं जो प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं और इनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं इनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पल्लव वंश आता है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पहला वंश था पल्लव और पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ये आप लोग नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था तो ये था सिंह विष्णु और इसका समय रहा है 575 से 600 ईस्वी तक और इसकी राजधानी कांची थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम की बात हो रही है, कांचीपुरम की, ठीक है। और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी तमिलनाडु की कांची, ठीक है। और किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और पल्लव वंश के प्रमुख शासकों की देखें तो क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका 600 से 630 तक रहता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ये 630 से 668 तक रहता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय ये 668 से 670 तक रहता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम ये 670 से 700 ईस्वी तक रहता है। नरसिंह वर्मन सेकंड ये 700 से 728 ईस्वी तक रहता है। नंदी वर्मन सेकंड ये 730 से 800 ईस्वी तक रहता है। और आप देखिए मत विलास पहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। और महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म अपना लिया था, शैव बन गया था। और आप देखिए महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, इनका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इनमें रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी का है और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। और वत्तापी कुंड एवं महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था और परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था और उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। और इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। और परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी, ठीक है। और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब आप देखेंगे कि अरबों का आक्रमण होता है तब पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह और आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। और महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था, ठीक है। और आप देखते हैं कि कांची के कैलाश नाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें भी लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और आप देखेंगे कि बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडगई ये अलवार नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे, द्वितीय के समकालीन थे। फिर आप देखते हैं कि चोल वंश आ जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख जो वंश थे उनमें कौन आ जाता है? चोल आ जाते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसका समय रहता है 850 से 887 तक और जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर के नाम से जानते हैं ये थी। और तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज्य पेरुथच्चन था। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निसुभ्भसूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। और तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने
परांतक एक को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक एक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा भी गया था। और राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण ली थी। राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्डी चोल मंडलम यानी कि राजधानी इसकी थी पोलन्नारुवा बनाया। राजराज एक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनाया था। किसने? राजराज पहले ने। और आप देखें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी उसने गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था इसने। चोल काल में भूमि के प्रकार अगर आप लोग देखें तो विल्लन वगाई, ये आप देखिए विल्लन वगाई एक गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। और ब्रह्मादेव, ये आप देखें कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। सालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी। देवदान या तिरुनम टडकनी, ये आप देखिए मंदिर के उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चद्दम, ये आप देखिए जैन संस्थाओं को दान दी गई थी भूमि थी। इसी तरह के नाम रहते हैं दक्षिण भारत में। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रेकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में ग्वा की कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। बिचौलिए की विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। और कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। इसने प्राण प्रतिष्ठित किया था। आगे आप देखेंगे इसमें चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। और लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को ओडन कूटम कहा गया और जिसका अर्थ है कि सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभक्त था और मंडलम कुट्टम आप देखिए नाडु में, और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को आप लोग नगरतार कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। और उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुबिद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेनाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार आप देखिए प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। किसकी? चोल की। और ये सर्वसाधारण लोगों की सम्मति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या फिर आप देखिए महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुम कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, नगरम। और चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें आप लोग मध्यस्थ कहते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की बात करें तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। यानी कि आप देखिए कि किसमें सभा की सदस्यता के लिए शर्तें रखी गई थी। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। और ये शर्तें थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में
कलजो, ये आप देखेंगे कलजू सोने के सिक्के थे। और तमिल कवियों ने जयनुगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना थी कलिंग तुफरनी। और कब्बन, ओट्टिकुटन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पंब और पुन्न रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के वेदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का विषय नेकस माना। और चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला की सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, नटराज प्रतिमा को। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान से पंडित राजेंद्र एक के गुरु थे। चोलकाल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। क्या तनियर कहलाता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभी सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरेयूर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम, कोंची। ठीक है। और चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नैरार संत कहलाते थे उस समय। फिर आप देखेंगे कि चालुक आ जाते हैं। चालुक वंश कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। राजधानी थी इनकी मानखेड़। चालुक वंश के कल्याणी के प्रमुख शासकों की बात करें तो तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर आप देखें तृतीय, तेलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य 6 था, ये माफ करिए 6 है। ठीक है। और विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6वें के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। और विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। और इसमें आप देखिए विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चालुक वंश वतापी के चालुक वंश की आ जाती है। जयसिंह ने वतापी के चालुक वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम हो गया, और कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य था। जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इनमें सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था, जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसने दक्षिणाफतेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और आप देखेंगे पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी का पर अधिकार कर लिया था। और संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। इसी विजय के बाद आप देखिए नरसिंह वर्मन ने वतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक इसके कौन थे? रवि कीर्ति थे। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। और मालवा को जीतने के बाद आप देखिए विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिएगा। और आगे आप देखिए विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य की भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिज नासय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर, और उसकी दूसरी पत्नी ने त्रिलोक देवी ने तिलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, और इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, एहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं आप लोग। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इनसे भी कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है। आगे आप देखेंगे कि चालुक वंश वेंगी आता है। ये आप देखिए वेंगी के चालुक वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी।
इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था और जिसका सेनापति था पडरंग। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासक आ जाते हैं, राष्ट्रकूट वंश। और इसमें आप देखिए राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, 752 ईस्वी के बाद की है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकिर या मानखेद, वर्धमान मालखेड़, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो कृष्ण प्रथम हो गया, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और आप देखें कृष्ण तृतीय देखने को मिलेगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। पितिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय आप देखेंगे क्या, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्का युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और पितिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांड, केरल, गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था और आप देखें नष्ट कर दिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कबीराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणिता सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ बिट्टी के लेखक सक्तायाना और अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। किसके? इंद्र तृतीय के समय में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी चालुक्य तिलक द्वितीय ने 973 में करक को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी इसने। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा के 34 शैल के गुफाएं हैं। इनमें से आप देखेंगे 1 से 12 तक बौद्धों से, 13 से आप देखेंगे 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं थी। और बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा 10 थी और इसमें आप देखेंगे चैत्य, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी थीं जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया था। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। और राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। फिर आप देखते हैं कि यादव वंश आ जाता है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और इसकी आप देखेंगे इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था 1210 से 1246 तक। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था और जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। फिर आप देखते हैं होयसल वंश आता है। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। ये भी होयसल वंश की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक कपूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवेड थी, ये भी याद रखिएगा। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम वंश की राजधानी वनवासी था। और आप देखते हैं कि गंगवंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी जो बाद में अब तलकाड हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। फिर आप देखते हैं कि काकतीय वंश आ जाता है। कौन सा? काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक था वीटा प्रथम और जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था और जिसकी राजधानी आप देखिए अमकोंड थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी और जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपने राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। 1295 से आप देखिए 1323 तक था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये दक्षिण भारत के आप देखें जो महत्वपूर्ण वंश थे उनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने देख ली है, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए हैं।